वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे एरर डिटेक्शन कोर कांसेप्ट्स विद मिसलेनियस क्वेश्चंस पार्ट 4। कोर कांसेप्ट्स का मतलब होता है ग्रामर की पार्ट ऑफ स्पीचेस से रिलेटेड पॉइंट्स जिनके आधार पर पूरी भाषा टिकी होती है। ग्रामर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो देखिए, ग्रामर जो है उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, सिंटैक्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब, टेंसेस, कंजंक्शंस, प्रीपोजिशंस, इन सबको मिलाकर के चीजें बनती हैं। तो लैंग्वेज को अगर अच्छा करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को निकालना है, तो सबसे पहला काम क्या करना है? एरर डिटेक्शन कोर कंसेप्ट्स वाले हिस्से से करिए, ताकि आप नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल के रूल्स को एक तरफ से समझते सुने, जिससे आपकी जो बेसिक आइडिया है ग्रामर की टर्मिनोलॉजी का वो क्लियर होता जाए। दूसरा हिस्सा क्या होता है? मिसलेनियस क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके के प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस को उठा करके वही पॉइंट्स को हम रीचेक करते हैं कि वो किस तरह से अप्लाई हो रहे हैं मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे, और दोनों की नॉलेज को कंबाइन करते हैं तो किसी भी प्रकार का एग्जाम, कोई भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव लेवल पे हो, वो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक तरफ से ग्रामर की बेसिक टेक्निकलिटी को कोर कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर करिए, दूसरी तरफ क्या करिए कि मिसलेनियस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, और दोनों चीजों को कंबाइन करेंगे तो पेपर का पैटर्न पता चलेगा और अच्छे से आप उसे क्वालिफाई कर पाएंगे, वो भी कम से कम मेहनत में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरर डिटेक्शन कोर कॉन्सेप्ट्स विद मिसलेनियस क्वेश्चंस पार्ट 4। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आउट ऑफ ऑल द गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्लेड एंड अप्रिशिएटेड इन इंडिया, क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वन। अब इस सेंटेंस में देखिए, कोई एरर का समझ में आती है तो ठीक, नहीं तो सेंटेंस नो एरर कैटेगरी में जाएगा। एक हिंट हम आपको दे देते हैं, आउट ऑफ के बाद नाउन हमेशा जो है वो प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि आउट ऑफ का मतलब है कईयों में से। तो देखिए, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। उसके बाद ये है वर्ब वन, और ये एंड क्या है? कंजंक्शन है। और उसके बाद ये जो सेकंड वर्ब आया है, ये दूसरा वर्ब जो है, देखिए ये भी ईडी फॉर्म में है, ये भी ईडी फॉर्म में है। तो एक बात इंपॉर्टेंट है जो आपको मैं यही बता देता हूं कि अगर दो या दो से ज्यादा वर्ब एंड कंजंक्शन से जुड़े हो, कंजंक्शन कौन से वर्ड्स होते हैं? ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन, प्रोनाउन को या नाउन्स को या सब्जेक्ट्स को या वर्ब्स को या एडजेक्टिव्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं जॉइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजंक्शंस। तो एंड एक कंजंक्शन है जो दो या दो से ज्यादा वर्ब्स और नाउन्स को आपस में जोड़ सकता है। तो होता क्या है कि अगर एंड से दो वर्ब जुड़े हैं और दोनों वर्ब का सब्जेक्ट सेम है, मतलब गेम्स और स्पोर्ट्स है, तो पहले वर्ब का जो टेंस होगा वही दूसरे में होगा। अगर यहाँ प्लेड है और यहाँ अप्रिशिएट्स होता तो गलत होता, और यहाँ पर अगर प्ले होता और यहाँ पर अप्रिशिएटेड होता तो भी गलत होता। इसीलिए सेंटेंस में दोनों का टेंस सेम होना चाहिए। और प्लेड और अप्रिशिएटेड ये दोनों कौन से टेंस में है? पास्ट टेंस में है। ठीक है, पास्ट टेंस में कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। ठीक, अगर इनमें से कोई एक भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता तो गलत होता। ठीक है, तो इस वजह से दोनों वर्ब के सही टेंस है, यहां पर टेंस की गलती नहीं है। इंडिया के लिए, देश के लिए इन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, ये भी ठीक है। क्रिकेट एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, ये भी ठीक है। वन ऑफ के साथ यहाँ पर पॉपुलर वन लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा वन ऑफ के बाद आने वाला कोई भी एडजेक्टिव अगर सुपरलेटिव डिग्री का होता है, जैसे कि मोस्ट लगा के सुपरलेटिव बनाते हैं, तो सुपरलेटिव के पहले द का इस्तेमाल होना चाहिए, वो भी यहाँ पर सही है। हमने आपको इतने सारे पॉइंट्स बता करके हिंट दे दिया। अब जो बचता है वो आपको सोचना है कि इस सेंटेंस में कोई एरर है या सेंटेंस नो एरर की कैटेगरी में आ रहा है। उसके बाद देखिए सेकंड वाला क्या कहता है? द मर्क्यूरी इज अ शाइनी सिल्वर व्हाइट मेटल हिस्टोरिकली रिफर्ड टू एज क्विक सिल्वर एंड इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मर्क्यूरी एक शाइनी सिल्वर जैसा, मतलब चांदी जैसा व्हाइट रंग का चमकने वाला मेटल, मतलब धातु है। हिस्टोरिकली मतलब अगर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो हिस्ट्री के बेस पे देखा जाए तो सिल्वर से रिलेटेड है, मिलता जुलता होता है, और लिक्विड फॉर्म पे होता है टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे हमेशा लिक्विड फॉर्म पे रहता है, जिसको आप थर्मामीटर में यूज करते हैं, जिसका इस्तेमाल किया जाता है टेम्परेचर को देखने के लिए जब बुखार होता है तब। ठीक है, अब यहां पर देखिए द मर्करी इज अ शाइनी सिल्वर मेटल लिखा हुआ है, हिस्टोरिकली रिफर्ड टू एज क्विक सिल्वर एंड इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो यहां पर हम जो लॉजिक था वो हमने आपको समझा दिया। अब देखिए यहां पर मर्करी नाउन है और सिंगुलर है, प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। शाइनी व्हाइट मेटल है, अ मेटल के लिए यूज किया गया है, इसके पहले एडजेक्टिव आया। हिस्टोरिकली मतलब ये एल वाई लगा हुआ है तो एडवर्ब है जो रिलेटेड टू को बता रहा है, किससे रिलेटेड है? इससे रिलेटेड है, और साथ में लिक्विड फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर। ठीक, तो हमने एक आइडिया दे दिया। अब आप अंदाजा लगाइए कि सेंटेंस में कहां पर एरर होने की संभावना है। सेंटेंस में देखिए वर्ब सिंगुलर यहां भी है और यहां भी है, यहां भी प्रेजेंट टेंस है,
और यहां भी प्रेजेंट टेंस है, दोनों में प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया। इसका मतलब टेंस गलत नहीं है क्योंकि सेम टेंस है, दोनों एक ही बारे में कह रहे हैं। तो चलिए अब आते हैं एरर डिटेक्शन के आंसर वाले पार्ट पे। लेट्स सी कि इन दोनों प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस में आंसर क्या है कोर कंसेप्ट्स के लिए। तो देखिए आंसर क्या निकला। पहले वाले में यहां पर वन नहीं होना चाहिए, वंस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ये एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। वन ऑफ के साथ आने वाला अगर कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा तो वो हमेशा प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा प्लूरल, क्योंकि वन ऑफ का मतलब क्या होता है? वन ऑफ का मतलब होता है चॉइस, और चॉइस करने के लिए मिनिमम आपके पास दो या दो से ज्यादा जरूरत चीजें होनी चाहिए। जब दो या दो से ज्यादा है तभी जो चॉइस पॉसिबल है, एक है तो जो है वो है, फिर तो चॉइस की कोई बात है ही नहीं। सिलेक्शन के लिए मिनिमम दो या दो से ज्यादा चीजें या लोग या व्यक्ति या वस्तु या जगह होनी चाहिए। इसीलिए वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वंस होना चाहिए, ना कि वन होना चाहिए। सारे पॉपुलर गेम्स में से एक है आप कहना चाह रहे हैं क्रिकेट, इसीलिए वन नहीं वंस लगाने पे सेंटेंस सही होगा। देखिए कितना सिंपल सा एरर था और देखने पे बिल्कुल सही लग रहा था पूरा का पूरा वाक्य। ध्यान रखिएगा वन ऑफ सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है पूरे ग्रामर में। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है एरर डिटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए द मरकरी नहीं होगा, मर्क्यूरी होना चाहिए, क्योंकि मरकरी क्या है? एक यूनिक मेटल है, जो कि आप हिंदी में कहते हैं पारा, जो लिक्विड मेटल होता है। ये है प्रॉपर नाउन। और देखिए प्रॉपर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। इसीलिए सिंगुलर वर्ब का यूज अगर करेंगे प्रॉपर नाउन के साथ तो फिर तो हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे इन दैट केस मरकरी जो है एक प्रॉपर नाउन है और इसके साथ कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि प्रॉपर नाउन अपने आप में यूनिक होता है। यूनिक चीजों के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं होने की वजह से प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल जनरल कंडीशन में नहीं लगता है, ठीक है। इसीलिए यहां द मर्करी नहीं होगा, मर्क्यूरी होगा, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या कहता है। A board of flight attendants was found drugged in the cargo section of the flight 715। सेंटेंस कह रहा है कि बोर्ड जो है फ्लाइट अटेंडेंट्स का, वो ड्रग्ड मतलब बेहोशी की हालत में उनको ड्रग्स दी गई थी, ऐसा पाया गया कार्गो सेक्शन में फ्लाइट 715 में। ये सेंटेंस का हिंदी का ट्रांसलेशन है कि वहां का जो हर फ्लाइट होती है उस फ्लाइट के अंदर एक कार्गो सेक्शन होता है, इसमें साजो सामान रखा जाता है। वहां पर पूरा चालक दल जो है पड़ा हुआ मिला और वो जो है वो ड्रग्स की हालत में था, मतलब नशे की हालत में पाया गया कार्गो सेक्शन में। ये सेंटेंस का हिंदी का ट्रांसलेशन है, फ्लाइट अटेंडेंट्स का एक बोर्ड। अब हमें चेक करना है क्या फ्लाइट अटेंडेंट्स के लिए बोर्ड शब्द सही होगा, क्योंकि बोर्ड तो मेंबर्स के लिए यूज होता है, किसी कमिटी के लिए यूज होता है, लेकिन क्या बोर्ड का इस्तेमाल हम यूज कर सकते हैं फ्लाइट अटेंडेंट्स में, ये हमें देखना है। देखिए वॉज के साथ फाउंड आया है तो पास्ट टेंस है और साथ में पैसिव वॉइस में है, ठीक है। और उसके बाद किसी भी फ्लाइट का नाम लेंगे तो आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है। कार्गो सेक्शन एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है तो द का इस्तेमाल किया जाता है। वहां में पाया गया है तो में के लिए आप क्या यूज करेंगे? इन का यूज में हिंदी में इंग्लिश में इन हो जाता है, ठीक। अब देखिए फोर्थ वाले में आते हैं। ही डिडंट पे एनी अटेंशन टू द डिटेल्स ऑफ द बैगेज दैट वाज लेफ्ट एट द बैगेज काउंटर एज ही वाज इन हरी। सेंटेंस कह रहा है कि उसने कोई भी अटेंशन नहीं दिया डिटेल्स ऑफ बैगेज के साजो सामान के ऊपर, कोई डिटेल्स पे उसके ध्यान नहीं दिया जो वो छोड़ करके चला गया था बैगेज काउंटर में। और ये इसलिए हुआ क्योंकि वो एक जल्दी में था, ठीक है। He was in hurry, जल्दबाजी में था इसलिए उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अब देखिए didn't है, did के साथ याद रखिएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज किया जाता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है एनी अटेंशन, कोई भी अटेंशन, टू द डिटेल्स, अटेंशन के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। डिटेल्स ऑफ किस चीज के लिए? लगेज या बैगेज के लिए यूज हो गया, ठीक है। क्योंकि देखिए पूरा सेंटेंस पास्ट में चल रहा है तो देखिए ये भी पास्ट में है, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है, इसीलिए सेंटेंस पूरा पास्ट में होना जरूरी है। तो देखिए ये भी पास्ट में है और ये भी पास्ट में है, इसका मतलब टेंस की कोई एरर नहीं है क्योंकि पूरी बात पास्ट में है और पूरा सेंटेंस एक दूसरे को समझाने के लिए कई वाक्यों के हिस्सों को मिला करके बनाया गया है। लेफ्ट एट द बैगेज काउंटर, बैगेज काउंटर पर छोड़ गया था, एज ही वॉज इन हरी, ठीक है। तो अब सेंटेंस को हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बेसिक आइडिया बता दिया है, मीनिंग बता दिया। अब आते हैं आंसर एक्सप्लेनेशन पे। लेट्स सी कि कोई एरर है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए दोनों में एरर था, लेकिन कहां था? नाउन बेस था। बोर्ड नहीं होगा, क्रू होगा, चालक दल के सदस्य, फ्लाइट अटेंडेंट जिसमें फ्लाइट स्टीवर्ड है, एयर हॉस्टेस है और को पायलट, पायलट, नेविगेटर है, ये सब मिला के
क्रू मतलब चालक दल के सदस्य कहे जाते हैं, किसी भी ऑपरेशनल स्टाफ को हम क्रू के नाम से जानते हैं। फ्लाइट अटेंडेंट्स का क्या होता है? क्रू होता है। यही क्रू शब्द का इस्तेमाल सेलर्स के लिए भी किया जाता है, पानी की पनडुब्बी में हो या पानी के जहाज पे हो या एरोप्लेन में हो या फिर अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट शटल में हो, सारे चालक दल के सदस्यों को क्रू मेंबर्स ही कहा जाता है। तो क्रू मेंबर या क्रू वर्ड इज यूज फॉर फ्लाइट अटेंडेंट्स स्पेशली, इसीलिए यहाँ बोर्ड की जगह पे क्रू का इस्तेमाल करने पर सेंटेंस सही हो जाएगा। क्या दिखेगा? अ क्रू ऑफ फ्लाइट अटेंडेंट्स वाज फाउंड drugged in the cargo section of the flight 715। अब देखिए इसके बाद फोर्थ वाले में क्या होगा? He didn't pay any attention to the details of the baggage that was left at the baggage counter as he was in hurry। नहीं होगा, in a hurry होगा। ये क्या है? फ्रेज है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारी चीजें होती हैं जो फ्रेज की तरह होती हैं, जैसे यू गो फॉर अ स्विम कहा जाता है, तैरने जाने के लिए जाना है तो दैट इज यू गो फॉर अ स्विम। शावर लेना है, यू टेक अ शावर। वैसे ही इन अ हरी कहा जाता है, इन हरी नहीं कहा जाता, क्योंकि बहुत सारी चीजें अंग्रेजी भाषा में एक फ्रेज की तरह यूज होती हैं और फ्रेज की कोई लॉजिक नहीं होती है, जैसा बन गया वैसा ही हमको यूज करना पड़ता है। इसलिए इन अ हरी सही एक्सप्रेशन है, ना कि इन हरी। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको चीजें अच्छी समझ में आई होंगी। अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लेट्स सी और क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो देखिए फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे लिए क्या लेके आया है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है, इन द नटशेल आई विल से दैट nobody can succeed in life without hard work and dedication। इन द नटशेल का मतलब है 100 बात की एक बात, या जब आप किससे कहना चाहते हैं कि एक लाइन में अगर भाई बात मैं कहूं और बहुत शॉर्ट में, कंसाइज में, या 2 लाइन में अपनी बात को खत्म करूं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इन द नटशेल जो है ये एक फ्रेज है जिसका मतलब है संक्षिप्त में विवरण देना किसी बात का, बहुत कम शब्दों में बोलना, एक लाइन में बात को कहना, या आप कहते हैं 2 लाइन में मैं समझा रहा हूं, तो इसे कहा जाता है नटशेल में। ठीक है, मैं कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति जो है वो कामयाब नहीं हो सकता जिंदगी में बिना मेहनत और डेडिकेशन के। ठीक है, ये सेंटेंस का हिंदी का ट्रांसलेशन है। तो अब देखिए इन द नटशेल ये चेक करना है फ्रेज सही है कि नहीं। आई विल से देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, दैट लगा है और उसके बाद सेंटेंस जो है प्रेजेंट में आ गया है। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर से स्टार्ट होता है तो किसी भी टेंस में हो सकता है। कैन सक्सीड इन लाइफ विदाउट हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन जो है सेंटेंस कहा गया है। यहाँ हार्ड वर्क और डेडिकेशन जो है ये बता रहा है कि क्वालिटी जिसके बिना आप सक्सीड लाइफ में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस का हिंदी का ट्रांसलेशन है। अब देखिए 6 वाला क्या कह रहा है, इन 3 आवर मीटिंग we did all that we could to make the board members realize the importance of marketing। ठीक है, in 3 hour meeting, 3 घंटे की मीटिंग में हमने जो कुछ कर सकते थे वो किया था, जिससे हम बोर्ड मेंबर्स को ये समझा सकें कि मार्केटिंग की क्या वैल्यू होती है। ये हिंदी का ट्रांसलेशन है। अब देखिए इन 3 आवर मीटिंग सही है कि नहीं, उसके साथ वी डिड पास्ट में है तो कुड आ गया। देखिए ये भी पास्ट में है और ये भी पास्ट में है, तो पास्ट के साथ पास्ट, यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी पास्ट में ही रखना पड़ेगा। टू मेक द बोर्ड रियलाइज मेंबर्स रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, तो बाकी के सेंटेंस में टेंस की ऐसी कोई गलती नहीं दिख रही है। और इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग के पहले, यहाँ इंपॉर्टेंस के पहले द भी सही है, क्योंकि जब एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ा जाता है और ऑफ का यूज किया जाता है तो पहले नाउन के पहले द का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी सही है। तो अब हमने बेसिक आइडिया आपको बता दिया है। लेट्स गो फॉर द आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। सी की सेंटेंस को एरर था या ना, नहीं था। ठीक है, तो लेट्स गो फॉर आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। अब देखिए आंसर क्या निकला यहां पर सेंटेंस में कि इन द नटशेल नहीं होगा, इन अ नटशेल होगा। 100 बात की एक बात या एक लाइन में मैं बात कहना चाहूंगा, आप कहते हैं संक्षिप्त विवरण देना चाहते हैं, तो इन अ नटशेल कहा जाता है। ठीक है, कई बार आप अपने दोस्तों कहते हैं भैया हमें पूरी कहानी नहीं सुननी है, एक लाइन में बताओ कि क्या कहना चाहते हो। दैट इज इन अ नटशेल। ये बना बनाया फ्रेज है, ध्यान रखिएगा, इसमें अ का ही यूज किया जाता है, एन का भी नहीं, द का भी नहीं। इन अ नटशेल एक बना बनाया क्या है, फ्रेज है, तो ध्यान रखिएगा ये ऐसे ही यूज होता है, इसलिए द नहीं लगेगा, अ का यूज किया जाएगा। 6 में इन 3 आवर मीटिंग नहीं होना चाहिए, इन अ 3 आवर मीटिंग, क्योंकि एक मीटिंग थी, भले ही वो मीटिंग 3 घंटे चली हो, लेकिन मीटिंग तो एक थी, इसीलिए यहां पर अगर आवर्स लगा देंगे तो भी गलत होगा। ध्यान रखिएगा, आपने लिखा, मान लीजिए आपने लिखा 3 HOURS और आपने कहा वेट फॉर,
हमने कहा वेट फॉर 3 आवर्स, तो यहां पर आवर के साथ एस लगा है तो गलत नहीं है, क्योंकि जैसे ही कॉमन नाउन है, टाइम की यूनिट है क्या, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर, तो टाइम की यूनिट्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, प्लूरल हो जाती हैं। कब प्लूरल होती हैं, जब उनके पहले न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं। और कैसी न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं, प्लूरल। तो अगर टाइम की यूनिट्स के पहले न्यूमेरिकल वैल्यू हो और वो प्लूरल हो, 2 या 2 से ज्यादा हो, तो इनको प्लूरल ही लिखा जाता है। जब आप किससे कहते हैं 5 मिनट रुको या 3 घंटे रुको, तो वेट फॉर 3 आवर्स होगा, तो प्लूरल आवर का नहीं, आवर्स का ही यूज किया जाएगा। लेकिन जब आप कहते हैं एक 3 घंटे की मीटिंग में हम जो कुछ कर सकते थे हमने किया, ताकि बोर्ड मेंबर्स को हम समझा सकें और एहसास दिला सकें कि इंपॉर्टेंस मार्केटिंग की क्या है, तो ऐसे में इन अ 3 आवर मीटिंग होगा, क्योंकि मीटिंग तो एक ही थी, भले ही उस मीटिंग के लिए 3 घंटे क्यों ना लग गए हों, लेकिन मीटिंग तो एक ही थी। इसीलिए ध्यान रखिएगा, ऐसे सेंस में जब आता है तो जो नाउन होता है वो उसके बावजूद न्यूमेरिकल वैल्यू के प्लूरल होने के बावजूद नाउन सिंगुलर होता है, उसमें एस नहीं लगता है और उसके पहले अ का इस्तेमाल करना कंपलसरी हो जाता है। ठीक, तो आई होप यहां तक आपको ये कोर कंसेप्ट वाला पार्ट नाउन पे आधारित था, फ्रेज पे आधारित था, आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसके बाद आते हैं इसी सेक्शन के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है कोर कंसेप्ट्स के लिए 7th क्वेश्चन। अ फोरटेलर वंस टोल्ड मी ऑन सर्टेन डे दैट माय लाइफ वुड कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स इन द लॉन्ग रन। अब यहां सेंटेंस कह रहा है कि एक फोरटेलर मतलब भविष्यवक्ता ने, भविष्य बताने वाले लोगों को फोरटेलर कहा जाता है, मतलब पहले से बता देने वाला। फोर मतलब पहले, पहले से बताने वाला, टेलर मतलब बताने वाला। तो फोरटेलर मतलब एक भविष्यवक्ता ने एक बार मुझे बताया था किसी पर्टिकुलर दिन पे कि मेरी जिंदगी बहुत निखर जाएगी, नाम शोहरत पैसा मिलेगा। देखिए कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स का मतलब है नाम पैसा शोहरत मिलना, आगे चल के मेरी जिंदगी बहुत अच्छी निखर जाएगी, नाम शोहरत और पैसा मेरे पास होगा। ये किसी भविष्यवक्ता ने मुझे किसी पर्टिकुलर दिन पे कहा था, ये बात कही थी। ठीक है, तो ये हिंदी का ट्रांसलेशन हो गया। फोरटेलर एक व्यक्ति था, ठीक है, वंस टोल्ड मी पास्ट की बात है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक बार कहा गया था कि मेरी लाइफ वुड, अब देखिए ये पास्ट में है, ये पास्ट में है, तो ये भी पास्ट में होगा, क्योंकि हमेशा पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को पास्ट में ही रखना चाहिए, इसलिए ये वुड है, अगर यहाँ विल होता तो गलत होता। ठीक है, अब देखिए इसके मीनिंग को एक्सप्लेन करने के बाद जो है बेसिक आइडिया हमने आपको बता दिया है। अब इसके बाद आते हैं आंसर एक्सप्लेनेशन पे। तो देखिए आंसर एक्सप्लेनेशन क्या निकला, सेंटेंस में यहां पर देखिए ऑन सर्टेन डे नहीं होगा, ऑन अ सर्टेन डे होगा। ये यहां पर ये वाला पॉइंट क्यों गलत है, क्योंकि ये एक फ्रेज है। जैसे कि अभी बात हुई थी, रेफरेंस में देखिए दिया गया है, इन अ हरी, गो फॉर अ स्विम, टेक अ रेस्ट, जब आप किसे कहते हैं आराम कर लो, टेक अ रेस्ट। इन अ नटशेल, ये फ्रेज भी हम डिस्कस कर चुके हैं, मतलब 100 बात की एक बात। इसी तरह से इन अ 300 किलोमीटर जर्नी, 300 किलोमीटर की जर्नी में जब हम ऐसी बात कहते हैं तो भी फ्रेज में होता है, तो उसमें भी हम अ का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अ पर्टिकुलर डे या अ स्पेसिफिक डे कहा जाता है, किसी पर्टिकुलर दिन की बात करते हैं तो डे कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन जो है उसके पहले आने वाला जो वर्ड होता है वो होता है एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के आने के बावजूद अगर ये कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन सिंगुलर है, तो उस एडजेक्टिव के पहले जो भी वर्ड होगा उसके बीच में यहां पर क्या आएगा, आर्टिकल अ का इस्तेमाल करना कंफर्म होगा। किसी एक दिन उसने बताया था, ऑन अ सर्टेन डे, किसी पर्टिकुलर दिन उसने मुझे बताया था कि मेरी जिंदगी आगे चल के बहुत निखर जाएगी, पैसा नाम शोहरत मुझे मिलेगा। तो इसीलिए देखिए इतने सारे फ्रेज हमने रेफरेंस में दिए हुए हैं, याद रखिएगा। बहुत सारी अंग्रेजी के क्वेश्चंस फ्रेजेस पे निर्धारित होते हैं, क्योंकि बने बनाए कुछ फ्रेज पॉइंट्स होते हैं, अगर उनको नहीं रखा गया, फॉलो नहीं किया गया, तो सेंटेंस में एरर की पॉसिबिलिटी मान ली जाती है। ठीक है, तो देखिए ऑन सर्टेन डे नहीं, ऑन अ सर्टेन डे होगा यहां पर, तब सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हमने कोर कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने के बाद अब मिसलेनियस क्वेश्चन पे आते हैं। लेट्स गो फॉर द मिसलेनियस क्वेश्चंस। देखिए अब ये प्रीवियस पेपर के कई एग्जामिनेशन के पैटर्न को मिला करके दिए गए क्वेश्चंस हैं। जो मिसलेनियस क्वेश्चन में डायरेक्शन में क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 5 सेंटेंसेस आर गिवन विच आर ऑफ द सेम थीम के ही हैं। सेम थीम मतलब सेम बात कहने वाले 5 सेंटेंस है। डिसाइड करिए कि कौन सा सेंटेंस जो है मोस्ट प्रेफरेबल है विद रिस्पेक्ट टू द ग्रामर एंड नॉलेज। ग्रामर या यूजेज के बेस पर आपको डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा वाक्य सबसे सही वाक्य है। कहने की बात सेम है, सब में घुमा के कहा गया है किसमें सबसे सरल और सबसे सही तरीका है। ठीक है, ये देखना है। देखिए पहला क्या है, सेंटेंस है, सिंस द रिपोर्ट लैक्ड द नीडेड इंफॉर्मेशन इट वाज ऑफ नो यूज टू देम। क्योंकि रिपोर्ट में जो है नीडेड इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए वो उनके किसी काम की नहीं थी।
दूसरे में कह रहा है द रिपोर्ट वॉज यूजलेस टू देम बिकॉज देयर वॉज नो नीडेड इंफॉर्मेशन इन इट। रिपोर्ट जो है यूजलेस थी क्यों उनके लिए, क्योंकि उसमें कोई इंफॉर्मेशन जो है उनके काम की नहीं थी, वो भी बात कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है सिंस द रिपोर्ट डिड नॉट कंटेन द नीडेड इंफॉर्मेशन इट वॉज नॉट रियल यूज टू देम। उनके लिए इस इंफॉर्मेशन का कोई रियल यूज नहीं था क्योंकि रिपोर्ट में जितनी जरूरत की इंफॉर्मेशन थी वो नहीं थी। और अगला कह रहा है बीइंग दैट द रिपोर्ट लैक द नीडेड इंफॉर्मेशन दे कुड नॉट यूज इट। वो यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि रिपोर्ट की अवस्था थी ऐसी कि उसमें कोई लैक था इंफॉर्मेशन का जो जरूरत थी। और लास्ट कह रहा है सिंस द रिपोर्ट लैक्ड नीडेड इंफॉर्मेशन इट वुड हैव नॉट बीन यूजफुल टू देम। इसीलिए वो उनको यूजफुल नहीं रही होगी रिपोर्ट, क्योंकि उसमें नीडेड डेटा नहीं था। अब देखिए इतनी सारी चीजें हैं, मिला करके घुमा करके बताया गया है, और इसमें ग्रामर, लॉजिक, वोकेबलरी और आर्टिकल्स और नाउन और वर्ब और सिंगुलर, प्लूरल और सिंटैक्स सबकी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमें आंसर डिसाइड करना पड़ेगा कि आंसर क्या है। ठीक है, तो चलिए आंसर एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं। इन सारे सेंटेंस को कंपेयर करके देखिए, मिलते जुलते सेंटेंस लग रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सब सही या सब गलत है, एक सही है बाकी सब गलत है। बाकी के सेंटेंस भी ग्रामेटिकली या लॉजिक में से एक तरह से सही हो सकते हैं, मोर देन वन, लेकिन मोर देन वन हो सकते हैं, लेकिन एक मोस्ट अप्रोप्रिएट है, मतलब सबसे सरल और सबसे सटीक तरीका कौन सा है, क्योंकि एक बात को कहने के कई तरीके हो सकते हैं, इनमें से एक दो तीन भी सही हो सकते हैं, लेकिन कौन सबसे सही और सटीक है हम उस पर जाना है। लेट्स गो फॉर द आंसर एंड चेक इट आउट। तो देखिए यहां पर सेंटेंस मीनिंग में आपके सामने रखा है, पहला सेंटेंस ही सही था, सिंस द रिपोर्ट लैक्ड द नीडेड इंफॉर्मेशन इट वाज ऑफ नो यूज टू देम। क्योंकि रिपोर्ट में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जो थी वो नहीं थी, रिपोर्ट में लैक किया था, जरूरत की इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से वो उनके लिए किसी कार्य की नहीं थी। अब देखिए यहां पर द रिपोर्ट वाज यूजलेस टू देम बिकॉज देयर वाज नो, ये भी कहने का तरीका गलत नहीं है, लेकिन यहां पर देखिए देयर वाज नो नीडेड इंफॉर्मेशन, ये सेंटेंस को घुमा करके कहा गया है, जबकि सीधे सीधे आप कह सकते हैं क्योंकि भाई रिपोर्ट में जरूरत की इंफॉर्मेशन नहीं थी इसलिए उनके कोई कार्य की नहीं थी। ये हिंदी का सबसे अच्छा ट्रांसलेशन, यहीं पर ये ट्रांसलेशन अप्लाई हो रहा है। यहां पर जब हम सिंस लगा सकते हैं तो बिकॉज की वजह से ये गलत हो जाएगा, और इंफॉर्मेशन देयर वाज नो नीडेड इंफॉर्मेशन जो है यहां पर देखिए लैक द नीडेड इंफॉर्मेशन ज्यादा अच्छे से सही कह रहा है, क्योंकि लैक का मतलब ही है इंफॉर्मेशन का ना होना। ठीक है, जो जरूरत की इंफॉर्मेशन थी वो कमी थी, इंफॉर्मेशन तो थी लेकिन जरूरत की इंफॉर्मेशन में कमी थी। ठीक है, इसीलिए नो नीडेड इंफॉर्मेशन मतलब थी ही नहीं उसमें नीडेड इंफॉर्मेशन। अगले वाले में देखिए बी के बाद सी वाले में, ये तो इस वजह से गलत हो गया। सी वाले में सिंस द रिपोर्ट डिड नॉट कंटेन द नीडेड इंफॉर्मेशन इट वाज नॉट रियल यूज टू देम, तो नॉट रियल यूज टू देम उनके लिए असलियत में कोई यूज की नहीं थी, ये बात इतनी अच्छी नहीं बैठेगी। अगले वाले में बीइंग दैट, क्योंकि इस अवस्था में थी, तो अवस्था जो है यहां रिपोर्ट के लिए कहना उतना अच्छा नहीं बैठेगा, इसलिए ये सेंटेंस भी बहुत अच्छा नहीं बैठ रहा है। और लास्ट वाला जो है सिंस द रिपोर्ट लैक्ड नीडेड इंफॉर्मेशन, अब देखिए इसी सेंटेंस को देखिए, द रिपोर्ट लैक्ड द नीडेड इंफॉर्मेशन, यहां द लिखा है लेकिन यहां पर इसके पहले आर्टिकल द होना चाहिए था जो मौजूद नहीं है, और यहां पर इट वुड हैव नॉट बीन जो लिखा हुआ है सेंटेंस में, क्योंकि सेंटेंस को इंफॉर्मेशन करने के लिए, बोलने के लिए कहा गया है, तो सीधे हम बोल सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, तो इसे परफेक्ट टेंस में ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसी वजह से सबसे अच्छा आंसर ए वाला ही ऑप्शन था, सिंस द रिपोर्ट लैक्ड द नीडेड इंफॉर्मेशन इट वाज ऑफ नो यूज टू देम। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस हैं क्योंकि प्रीवियस पेपर के पैटर्न पे आधारित हैं, वहीं से लिए गए। अगला सेंटेंस देखिए क्या है, द सुपरवाइजर्स reprimanded believed had मेड केयरलेस एरर्स। सुपरवाइजर जो था उसके गुस्से में या डांटने वाले जो विश्वास रखने वाली बातें थी, उन्होंने जो है केयरलेस एरर्स किए। तो ये सेंटेंस कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ क्लियर समझ में नहीं आ रहा। रेप्रीमेंडेड और बिलीव दो वर्ब एक साथ, वो भी पास्ट में है, सेंटेंस में कुछ एरर जैसा लग रहा है। अगले में देखते हैं, द टाइपस वुड हैव करेक्टेड द एरर्स हैड दे ऑफ नोन दैट द सुपरवाइजर्स वुड सी द रिपोर्ट। टाइपिस्ट ने एरर को, जो गलती थी उनको सही कर दिया होता अगर उनको शायद पता होता कि सुपरवाइजर ने जो है रिपोर्ट को देखना है। अब देखिए सेंटेंस में हैव, वुड हैव करेक्टेड, वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म तो सही है। द एरर्स हैड दे ऑफ नोन नहीं जरूरत है, यहां ऑफ की जरूरत नहीं लग रही है, जो कि सुनने में भी अजीब लग रहा है। नेक्स्ट वाले में देखिए, मेनी एरर्स वर फाउंड इन द रिपोर्ट विच दे टाइप एंड कुड नॉट डिस
डिसरिगार्डेड देम, ठीक है, डिसरिगार्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि बहुत सारे उनके द्वारा टाइपिंग की एरर्स पाई गई थी, ठीक है। मैनी एरर्स वर फाउंड इन द रिपोर्ट विच दे टाइप, जो उन्होंने टाइप की थी, एंड कुड नॉट डिसएग्रीड देम, ठीक है। तो कौन डिसएग्रीड नहीं कर सकते थे, ये बात मिसिंग लग रही है इसमें। और उसके बाद देखिए द एरर्स इन द टाइप्ड रिपोर्ट्स वर सो न्यूमरस दैट दे कुड हार्डली बी ओवरलुक्ड। एरर्स इतनी ज्यादा थी टाइप्ड रिपोर्ट्स में, न्यूमरस थी, इतनी ज्यादा थी कि उनको वो ओवरलुक नहीं कर सकते थे, मुश्किल से भी वो जो है बिना देखे अनदेखे किए आगे नहीं बढ़ सकते थे, ये मीनिंग है। और लास्ट कह रहा है द टाइपिस्ट हैड करेक्टेड द एरर्स हैड दे नोन दैट द सुपरवाइजर्स वुड हैव सीन द रिपोर्ट्स। टाइपिस्ट ने करेक्ट कर दी होती रिपोर्ट को अगर उन्हें जरा सा भी पता होता कि सुपरवाइजर्स जो हैं वो रिपोर्ट को देखने वाले हैं। तो ये सेंटेंस का मीनिंग कुछ हद तक सही लग रहा है, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लड़ाई है कि कौन सा ज्यादा सही होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। ध्यान रखिए ग्रामर के साथ साथ जो सबसे सिंपली बात को कहेगा वो सबसे अच्छा एरर वाला पॉइंट होता है, उसी के बेस पे आंसर डिसीजन लिया जाता है। तो देखिए यहां पर आंसर क्या निकला, दैट इज द एरर्स इन द टाइप रिपोर्ट्स वॉज सो न्यूमरस, इतनी ज्यादा थी कि दैट दे कुड हार्डली बी ओवरलोड, कि उनको अनदेखा नहीं किया जा सकता था, ये मीनिंग निकला यहां पर। अब देखिए यहां पर सेंटेंस में पहले वाले में क्या गारंटी थी, यहां पर रिप्रिमेंडेड ऑलरेडी पास्ट में है, ये भी पास्ट में है, दो पास्ट में एक साथ नहीं आएंगे। सेंटेंस में यहां दैट दे ऑफ नोन, ये सेंटेंस सही नहीं है, ऑफ के साथ इस वर्ड का रिदम सही नहीं बैठ रहा है। यहां पर देखते हैं सी वाले में कुड नॉट डिसरिगार्डेड देम, कुड नॉट डिसरिगार्ड होना चाहिए, यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए था और यहां पर पास्ट में लिखा है इसलिए गलत। और इस वाले में है द टाइपिस्ट हैड करेक्टेड द रिपोर्ट्स हैड दे नोन दैट, हैड दो नोन दैट द सुपरवाइजर। अब देखिए अगर उनको पता होता तो सेंटेंस में ये भी कुछ हद तक सही बैठ सकता है कि हैड दे नोन, तो अबाउट का यूज होना चाहिए था। अब देखिए लास्ट वाले सेंटेंस में एक और पॉसिबिलिटी है, यहां पर देखिए पास्ट के साथ ये आ गया है, फिर दोबारा पास्ट परफेक्ट टेंस आया और उसके बाद फिर से पास्ट परफेक्ट टेंस आया, तो तीन जगह यूज किया गया है जिसकी वजह से एरर की संभावना बन रही है। सेंटेंस कहने में ये भी गलत नहीं है, लेकिन ये सबसे सिंपल तरीका है इसको कहने का। सेंटेंस में बार बार पास्ट को 3 बार यूज करने से अच्छा है आप सीधे से कहें कि एरर टाइप रिपोर्ट्स में जो थी वो इतनी ज्यादा थी कि उनको मुश्किल से ही नजरअंदाज किया जा सकता था। इसी बात को कहने का ये सबसे सिंपल और बेसिक तरीका है जो यहां फॉलो हो रहा है, ठीक है। ये सेंटेंस भी कुछ हद तक सही है, लेकिन यहां पर बार बार पास्ट का 3-4 बार यूज हुआ है, जबकि ये सिंपल तरीके से उसी बात को कहने का सबसे सिंपल तरीका। मैंने कहा था कि मोस्ट अप्रोप्रिएट को बेस लेकर के हमें आंसर यहां पर डिसाइड करना होता है, ठीक है। तो आई होप आज के सेशन में आपने नई चीजें कुछ सीखी हो, कुछ क्वेश्चंस कोर कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ हमने प्रीवियस पेपर के कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी बात की आज के सेशन में। आई होप इस सेशन में जितनी चीजें बताई गई आपको समझ में आई हूं और आपको कोर कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रीवियस पेपर के कुछ लेंदी स्टेटमेंट्स को हैंडल करते समय किन बातों का ध्यान रखना ये पता चला हो। दैट वुड बी ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू एंड टेक केयर।